हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस क्लास को। और आज का ये क्लास नंबर तीसरा है। इससे पहले दो क्लास हम आपको करा चुके हैं इस सीरीज में। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो अवश्य देखिएगा। और इसके अलावा हमने एक लिब्रे ऑफिस नाम की सीरीज को स्टार्ट किया है, तो आप सभी उसको भी फॉलो करें जिनको भी लिब्रे ऑफिस पढ़ना है। ठीक है, तो विद प्रैक्टिकल वहाँ पर हम आपको एक एक मेनू समझा रहे हैं, जिसके हम आपको 3 क्लास करा चुके हैं लिब्रे ऑफिस के। जो क्लास सुबह मॉर्निंग में अपलोड करते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस 2025 नाम से प्लेलिस्ट है, उसी के अंदर आपके लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क, इम्प्रेस सभी के वीडियोज बारी बारी से आएंगे। और हम उसको 2 क्लास भी करा देते हैं दिन में, कई बार एक करा देते हैं, क्योंकि वो रिकॉर्डेड अपलोड होती है क्लास। ठीक है, तो आप उसके लिए चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। बाकी जो साथी ट्रिपल सी प्लस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबके लिए नया बैच प्रखर बैच 1.0 आ चुका है। और 399 में आप ट्रिपल सी प्लस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है, तो सारे क्लास यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। ट्रिपल सी मई एग्जाम 2025 के लिए जो बैच हमारा है, तो इस पर आपको ट्रिपल सी मई नाम से कूपन कोड दिया गया है। इसको अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में जो अप्रैल एग्जाम के लिए बैच था, इस पर भी आपको कूपन कोड दिया गया है देव 10। तो आपको लगाना है एक में मिलाकर, देव अलग और 10 अलग लिखेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो एक में मिलाकर के आपको लिखना है देव 10। ठीक है, और इस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिपल सी वाईफाई नाम से आपको सर्च कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत शानदार होने वाला है, और 35 प्रश्नों को हमने इस सेशन में रखा है, तो आप सबका स्कोर भी 35 में 35 होना चाहिए, ऐसा प्रयास आपको करना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। यहां पर सही जवाब देना है आपको, राइट आंसर बताना है। पहला है मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग, फाइल मैनेजमेंट, और ऑल ऑफ द अबव। 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक हो जाएगा, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आपका। यहां पर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसका कार्य क्या है? तो मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग और फाइल मैनेजमेंट, ये सारे ही कार्य हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। दूसरा सवाल है, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? यानी विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आपसे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की गई है। तो विंडोज, लिनक्स, आरटी लिनक्स, मैक ओएस क्या है? जो बच्चे हमारा पेड कोर्स लिए हैं और जिन्होंने थ्योरी क्लास किया है, या जो लाइव क्लास पेड कोर्स में चलता है वो किया है, तो आपको पता होगा कि इसमें आपका रियल टाइम कौन सा है। ऑप्शन हो जाएगा सी आपका, जो आरटी लिनक्स है ना, ये एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। व्हाट डज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? थर्ड क्वेश्चन का आंसर देना है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। चलो, और जो भी क्लास में अभी भी बच्चे आए हैं ना, एक बार क्लास को शेयर भी आप कर दीजिएगा, ताकि और भी साथी जिनका भी आगे एग्जाम है उन तक भी क्लास पहुंच पाए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई क्लास अपलोड करें उसकी जानकारी भी आप तक पहुंच जाए और सीधे उस क्लास को आप देख पाए। तो मल्टीटास्किंग, मल्टी माने कई और टास्क मीन होता है कार्य। तो क्या होता है यहाँ पर? पहला हो जाएगा एग्जीक्यूट्स मल्टीपल टास्क। ठीक है, यानी जब हम मल्टीपल टास्क को एग्जीक्यूट कराते हैं, उसी को मल्टीटास्किंग कहते हैं। एक साथ में कई सारे कार्य जो है आप कर सकते हैं, अलग अलग कई सारे टास्क आपका सिस्टम कर सकता है, उसी को मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ठीक है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया था? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया था, किसने विकसित किया था? आंसर दीजिएगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने डेवलप किया है? तो आप सब जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है लिनक्स किसने डेवलप किया है? तो
इसमें ज़्यादातर क्या होता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किसने किया है, तो लिनस टॉरवाल्ड्स का नाम आता है। अधिकांश ऑप्शन में क्या रहता है, लिनस टॉरवाल्ड्स रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है। अब पूछ सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर कौन है, तो बिल गेट्स, आपको पता है कौन है, बिल गेट्स है। अगला सवाल है, किसे टाइम शेयरिंग सिस्टम कहा जाता है, व्हाट इज रिफर्ड टू एज अ टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम किसे कहते हैं, या टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं, अ सिस्टम दैट शेयर्स सीपीयू टाइम अमोंग मल्टीपल यूजर्स, यानी मल्टीपल यूजर्स के लिए टाइम शेयर करता है। अ सिस्टम दैट डज नॉट शेयर रिसोर्सेस, सिस्टम विद वन यूजर, और नन ऑफ द अबव का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसका सही जवाब आपको देना है, कमेंट बॉक्स में क्या हो जाएगा। आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। टाइम शेयरिंग सिस्टम कहा जाता है ऑप्शन है पहला, अ सिस्टम दैट शेयर्स सीपीयू टाइम अमोंग मल्टीपल यूजर्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। 6 नंबर में पूछा है, मेमोरी का कौन सा प्रकार अस्थाई है, कौन सा प्रकार अस्थाई मीन टेम्परेरी है, तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए। अस्थाई की अगर हम बात करें तो इसमें बी है आपका रैम। देखो रोम कैसा है, याद रखना है, रोम कैसा है, तो रोम स्थायी मेमोरी है, और इसके बाद हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ये सब एसएसडी वगैरह सब स्थायी हैं, ये सब परमानेंट है। लेकिन रैम कैसा है, अस्थायी है, टेम्परेरी है। अब रैम के स्थान पर हो सकता है डी रैम आ जाए, या हो सकता है एस रैम आ जाए, या हो सकता है कैश भी आ सकता है, कैश मेमोरी आ सकता है, रजिस्टर आ सकता है, ये सब आपकी अस्थायी टेम्परेरी में ही आ जाएंगी। प्रोसेस का स्टेट क्या होता है, व्हाट इज द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, तो प्रोसेस का स्टेट क्या होता है, आंसर दीजिएगा। प्रोसेस का स्टेट क्या होता है, करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन पहला है रेडी, रनिंग, वेटिंग, तो यहां पर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और आपको ना जल्दी जल्दी अपने आंसर देने हैं कमेंट बॉक्स में, सभी बच्चों को फटाफट से आंसर कमेंट में सभी को लिखने हैं। चलो पहला देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन 8 क्या कर रहा है, किसे ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कहा जाता है, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज रिफर्ड टू एज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर किसे कहते हैं, या आ सकता है कि भाई मूल किसे कहते हैं, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल क्या है, सेल है, कर्नेल है, प्रोसेस मैनेजर है, यूजर इंटरफेस है। तो याद क्या रखना है आपको, कर्नेल। कर्नेल जो होता है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल कह सकते हैं, कोर कह सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। विंडोज जीयूआई किससे संबंधित है, विंडोज का जीयूआई किससे संबंधित है, तो देखो इसका मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जीयूआई का फुल फॉर्म, ऑप्शन पहला हो जाएगा, सिंपल सा है। आगे देखो, पूछा है आपसे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पीसीबी का कार्य क्या है। ठीक है, पीसीबी का मत देखो, फुल फॉर्म यहाँ पे है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी का काम क्या है, स्टोर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, मैनेज सिस्टम फाइल्स, मॉनिटर यूजर इंटरफेस एंड हैंडल इंटरप्ट्स। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला है स्टोर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्टोर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, ये करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा पहला। यानी पीसीबी का मतलब हो सकता है, तो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है, और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का काम क्या है, कार्य क्या है, स्टोर करना, प्रोसेस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना। ठीक है, अगला देखो, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है। भाई एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, मुख्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताना है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो प्रोवाइड सिक्योरिटी, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेस, मैनेज एप्लीकेशंस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है आपका, डी है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आपका
सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है किसे पेजिंग तकनीक कहा जाता है। किसे पेजिंग तकनीक कहा जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट को कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट को कहते हैं, फाइल मैनेजमेंट को कहते हैं, या टास्क शेड्यूलिंग को कहते हैं। तो पेजिंग तकनीक, ठीक है, पेजिंग टेक्निक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है स्क्रीन पर, आंसर लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। पेजिंग तकनीक मेमोरी मैनेजमेंट हो जाएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट आपका राइट आंसर बन जाएगा। 13 में बताना है स्पूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ स्पूलिंग। तो आपको स्पूलिंग का मुख्य उद्देश्य बताना है, स्पूलिंग का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मैनेज पेरिफेरल डिवाइसेज, मैनेज सीपीयू टास्क, स्टोर डेटा इन अ टेम्परेरी फाइल्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो 13 में क्या हो जाएगा, जो स्पूलिंग होता है ना, स्पूलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टोर डेटा इन अ टेम्परेरी फाइल। देखो, जब डेटा को टेम्परेरी फाइल में स्टोर करते हैं उसी को स्पूलिंग कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे प्रिंट जॉब वगैरह होती है ना, जैसे आप ना प्रिंट करते हो, आपने क्या किया, जो भी आपका प्रिंटर सेलेक्ट है आपके सिस्टम में, तो आपने प्रिंट की कमांड दी, और प्रिंट की जब कमांड देते हैं तो यहाँ से कमांड तो आपने रन कर दी, प्रिंट की कमांड तो दे दी। अब इसमें क्या होगा कि ये जो प्रिंट जॉब है ये स्टोर हो जाएगी, है ना, एक टेम्परेरी फाइल है। मान लिया आपने 4-5 चीज़ों को प्रिंट मार दिया, तो एक साथ तो होगा नहीं प्रिंट, तो वो सभी प्रिंट जॉब में यहाँ पर आ जाएंगी। अब वो धीरे धीरे प्रिंट निकलता रहेगा। तो कमांड आपने दे दी है, और ये जो प्रिंट की कमांड आपने दी है, ये जो कमांड सेव हुई है ना, जो प्रिंट जॉब आपके सेव हुई है वो टेम्परेरी फाइल है, तो इसी को स्पूलिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है स्पूलिंग, है ना। स्पूलिंग में ही ये क्या हो जाती है, सेव हो जाती है जो प्रिंट की कमांड आप देते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो डेटा आपका टेम्परेरी होती है, जो फाइल टेम्परेरी होती है वो स्टोर होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, किसे डिस्क शेड्यूलिंग कहा जाता है। 14 में आपको बताना है डिस्क शेड्यूलिंग किसे कहते हैं। डिस्क शेड्यूलिंग किसे कहा जाता है, 14 का आंसर आपको देना है। तो मैनेजिंग डिस्क इनपुट आउटपुट, मैनेजिंग डिस्क इनपुट आउटपुट यहां पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको देना है, और यहां पर पूछा है विंडोज में कौन सी फाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। विंडोज में कौन सी फाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। फाइल सिस्टम कौन सा होता है, तो आपको पहले भी बताए हैं कि NTFS और FAT फैट, ये दोनों ही यूज होती है विंडोज के अंदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FAT32 एंड NTFS सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। किसे डेडलॉक की स्थिति कहा जाता है। डेडलॉक की स्थिति किसे कहते हैं, 16 का आंसर आपको देना है। किसे डेडलॉक स्थिति कहा जाता है, बताइए। व्हेन अ प्रोसेस वेट इंडेफिनेटली, इसी को हम क्या कहते हैं, डेडलॉक कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा पहला करेक्ट। किसे स्वैपिंग कहा जाता है ना। स्वैपिंग जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड डिस्क, मूविंग डेटा बिटवीन टू प्रोसेसर, मूविंग फाइल्स बिटवीन डायरेक्टरीज, मूविंग टास्क बिटवीन सीपीयूज। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा 17 में, जो आपका स्वैपिंग है। तो स्वैपिंग क्या है, मूविंग डेटा बिटवीन रैम एंड डिस्क, रैम और सेकेंडरी मेमोरी जो डिस्क है उसके बीच में जो डेटा का मूवमेंट होता है उसी को स्वैपिंग कहते हैं। ठीक है, किसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। किसे इंटरप्रेटर कहा जाता है, अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, अ सॉफ्टवेयर दैट कंपाइल्स इंस्ट्रक्शंस, अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर फाइल्स, अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग हार्डवेयर। तो इंटरप्रेटर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा है 18 में। तो इसमें पहला ही करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, अ सॉफ्टवेयर दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो सीधे इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर देता है उसी को इंटरप्रेटर कहते हैं। निम्न में से कौन सा उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, कौन सा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है। प्रोग्रामिंग भाषा की बात करें तो लो लेवल एंड हाई लेवल, तो असेंबली, मशीन, ये तो आपकी
और बाइनरी ये तो आपकी कैसी है, लो लेवल है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा। सी एक हाई लेवल की लैंग्वेज है। पाइथन की मुख्य विशेषता क्या है, ये लो लेवल की है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये मशीन लैंग्वेज है, ये असेंबली लैंग्वेज है। तो पाइथन की मुख्य विशेषता आपको बतानी है। पाइथन की मुख्य विशेषता क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है और यहाँ पर सही हो जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। हाई लेवल कैसी है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पाइथन एक लैंग्वेज है। कौन सी भाषा मुख्य रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती है? सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? 21 का जवाब देना है। सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं भाई, आप लोग ना थोड़ा सा क्लास को शेयर भी कर दिया करो, थोड़ा हमारे मोटिवेशन के लिए। बाकी बच्चों तक भी क्लास को पहुंचा दो ताकि संख्या इंक्रीज हो, बच्चों की संख्या बढ़े। और क्लास को सभी को लाइक भी करते रहना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ये सब काम हमारे बिना बोले आप सब कर दिया करो, ठीक है। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। कौन सी भाषा मुख्य रूप से सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयोग की जाती है? सी लैंग्वेज, ऑप्शन बी है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक कार्यात्मक प्रोग्रामिंग भाषा है, यानी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पूछिए, कौन सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? कौन सी एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग यानी कार्यात्मक प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? सी, जावा, लिस्प और फोर्ट्रान। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? लिस्प हो जाएगी। इसको कहते हैं लिस्ट प्रोसेसिंग। इसका फुल फॉर्म क्या है? लिस्ट प्रोसेसिंग है, जो कि एक फंक्शनल कार्यात्मक आप कह सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप कह सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो आपकी जावा स्क्रिप्ट है, इसका काम वेब डेवलपमेंट का है, सिस्टम प्रोग्रामिंग है, मोबाइल ऐप्स का है, डेटाबेस मैनेजमेंट का है। तो जावा स्क्रिप्ट का काम बता दीजिए क्या है? जावा स्क्रिप्ट का काम क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा वेब डेवलपमेंट। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, वेब डेवलपमेंट के लिए जावा स्क्रिप्ट का यूज होता है ना, पहला हो जाएगा। अगला देखो, कौन सी भाषा को सभी प्रोग्रामिंग भाषाओं की जननी कहा जाता है? विच लैंग्वेज इज नोन एज द मदर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? कोबॉल, असेंबली, फोर्ट्रान या फिर सी? सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है? तो यहां पर हो जाएगा फोर्ट्रान, ऑप्शन सी है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इनमें से कौन सी भाषा वस्तु उन्मुख नहीं है? विच ऑफ दीज लैंग्वेज इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं, है ना, कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? देखो, बाकी तो सब है, एक ऐसी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। कौन सी नहीं है? कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है? तो यहां पे हो जाएगा सी। सी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी है। कौन सी भाषा मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी भाषा ऐसी है जो एआई के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है? सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट और आपकी रवि। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाइथन। करेक्ट आंसर कौन सा है? पाइथन है। निम्न में से कौन सी एक संकलित भाषा है? कौन सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है? ठीक है, एक कंपाइल्ड लैंग्वेज आपसे पूछिए कौन सी है, यानी किसमें कंपाइलर वर्क करता है, ठीक है ना, जो आपका ट्रांसलेटर है कंपाइलर वो वर्क करता है। तो पाइथन है, सी है, जावा स्क्रिप्ट है, पीएचपी है। 27 में क्या होगा? कौन सी कंपाइल्ड नहीं है? पाइथन आपकी कंपाइल्ड नहीं है। कौन सी नहीं है? पाइथन। पाइथन कैसी है? इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो ये कंपाइल्ड नहीं है। ऑप्शन, सॉरी, पाइथन है ना, तो यहाँ पे हमें जो है ऑप्शन बी, एक मिनट कहाँ पे थे ना, हाँ ये था, एक मिनट भाई, यहाँ पर ना सी होगा, गलत हो गया थोड़ा सा, जावा स्क्रिप्ट में टिक कर दिया, बोल कुछ और रहा। यहाँ पे पाइथन भी नहीं है, आपका सी होगा, ठीक है। चलो एक बार मैं हटा देता हूँ इनको। देखो क्या पूछा है, निम्न में से कौन सी एक संकलित भाषा है, कौन सी एक कंपाइल्ड लैंग्वेज जिसको कंपाइल करना होता है? तो वो हो जाएगा सी आपका। सी कैसी है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है। पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, पीएचपी ये सब आपके इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। 27 में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको आंसर देना है। और इसमें पूछा गया है, कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा एंड्रॉइड विकास के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा ऐसी है जो एंड्रॉइड
डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड्रॉइड विकास के लिए कौन सी भाषा यूज होती है? जावा का यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला जावा। HTML का उद्देश्य क्या है? HTML का उद्देश्य क्या है? देखो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, जावा एंड जावा स्क्रिप्ट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जावा एंड जावा स्क्रिप्ट क्या है? अलग अलग है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML? HTML का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है और इसके किसके लिए हम यूज करते हैं? स्टाइलिंग वेब पेज, स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट, वेब प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट। तो 29 में क्या हो जाएगा? क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? HTML आपको पता है एक नीड है, बेसिक लैंग्वेज है, आप कह सकते हैं। अगर वेबसाइट बनानी है तो HTML आपको चलाना ही पड़ेगा। तो स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट है ना, एक स्ट्रक्चर इससे बनता है HTML। बाकी फिर और आपको लैंग्वेज यूज करनी होती है, जैसे आप CSS यूज कर सकते हैं, PHP यूज कर सकते हैं, बट आपको कोड कहाँ लिखना है? HTML, ठीक है। तो स्ट्रक्चरिंग वेब कंटेंट आप इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग गतिशील सामग्री वाले वेबसाइट बनाने के लिए होता है? यानी जो डायनेमिक कंटेंट बनाते हैं वेबसाइट पर, तो डायनेमिक कंटेंट बनाने के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है? डायनेमिक कंटेंट तैयार करने के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो PHP हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऐप बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा लैंग्वेज जो है वो मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? मोबाइल ऐप बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी बताए थे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जावा। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जेम्स गॉसलिंग द्वारा विकसित की गई थी? जेम्स गॉसलिंग ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया था? 32 में आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर भी जावा आपका हो जाएगा, क्योंकि जावा लैंग्वेज का जो विकास है वो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा ही किया गया। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा डेटा विश्लेषण के लिए उपयोग की जाती है? डेटा एनालिसिस के लिए कौन सी भाषा यूज की जाती है? तो आंसर हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। आर एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका यूज डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस क्वेरी भाषा नहीं है? कौन सा एक डेटाबेस क्वेरी भाषा नहीं है? SQL, PL SQL, TSQL, C++ नहीं है। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग लिनक्स विकसित करने के लिए किया गया था? यानी लिनक्स को बनाने के लिए कौन सी भाषा यूज की गई थी? किस भाषा के इस्तेमाल से लिनक्स को डेवलप किया गया था? लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और यहाँ पर सही जवाब क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आज के सेशन में 35 प्रश्नों को हमने शामिल किया था। उम्मीद करते हैं ये पूरी क्लास आपको समझ आई होगी और बहुत कुछ यहाँ से आपने सीखा होगा। बाकी रेगुलर क्लास करना है 8:30 पर शाम को, और जो आपकी लिब्रे ऑफिस की सीरीज चल रही है उसका फ़ायदा उठा लो। और वो क्लास आपको सुबह मिलती है, 9-10 बजे क्लास अपलोड होती है डेली, ठीक है। तो अभी तक 3 क्लासेस में आ चुकी हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी जिनको बैच में आना है तो अभी ऑफ़र दिया गया है, ठीक है, आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस बैच को मात्र भी ये CCC मई कूपन लगाएंगे तो ये डिस्काउंट हो जाएगा और 324 के आसपास से बैच आपका हो जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका जो है इसमें देव 10 आपको लगाना है, किसमें? अप्रैल वाले में देव 10 लगाना है और मार्च वाले में मई वाले में CCC मई कूपन लगाना है। सबको मिला के लिखोगे तो ही डिस्काउंट कूपन ऐड होगा वहाँ पर, और अभी आप डिस्काउंट लेकर बैच में आ सकते हैं। ओके, बाकी नया बैच भी लॉन्च होगा। किस तारीख को नया बैच आएगा? 1 अप्रैल को आएगा, ठीक। और ये किसके लिए होगा? ये होगा जून एग्जाम के लिए। तो जो जून में पेपर देंगे उनके लिए 1 तारीख को बैच आएगा नया, ठीक है। तो उसमें आ सकते हैं जो बच्चे अभी फॉर्म नहीं भरेंगे, लेकिन याद रखना है जो बच्चे फॉर्म 31 मार्च तक भरेंगे उनको जून बैच में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी? जून में थोड़ी आपका एग्जाम होगा, आपका तो मई में एग्जाम होगा, तो आपको जून में आने से फ़ायदा ही नहीं कुछ होगा, ठीक है ना। तो मई एग्ज़ाम जिनका है उनको मई वाला बैच ही लेना पड़ेगा। चलिए, बाकी कोई क्वेरी है तो नंबर यहाँ दे रखा है 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।